अब हम देखने वाले हैं चरक संहिता का 15वां चैप्टर, जिसका नाम है उपकल्पनीय अध्याय। ये भी पंचकम से संदर्भ संबंधित है और इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि संशोधन के लिए औसत जो है का संग्रह करना चाहिए। कोई भी काम हम करने वाले हैं, संशोधन एक लॉन्ग प्रोसेस है, तो पहले से तैयारी रखनी चाहिए। संशोधन चिकित्सा से पूर्व संशोधन के समस्त परिणामों की अपेक्षा अनुसार, जैसे समस्त परिणाम यानी किसी का योग अयोग अतियोग हो सकता है, औसत संग्रह कर लेना चाहिए। दोष औसत देश काल शरीर आहार सत्व सात्व प्रगति वय, है ना। तो 11 बिंदु यहाँ पर गिनाए हैं। दोष औसत देश काल शरीर बल आहार सात्व सत्व प्रकृति एवं वय, है ना। 10वीं परीक्षा पढ़ते हैं अपन चरक में, लेकिन यहाँ 11 बिंदु बताए आचार्य अग्निवेश ने बोला है। इन 11 बिंदु जो है वो चिकित्सा की सफलता में अत्यंत विचारणीय है। संशोधन करने से पहले हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हम पूर्व कर्म यानी स्नेह स्वेदन हमने करा लिए हो। तो संशोधन से पूर्व जो है स्नेह स्वेदन आदि पूर्व कर्म करा लेने चाहिए। संशोधन यानी सारी प्रोसेस, बमन विरेचन आस्थापन अनुवासन निरूप बस्ती नस्य, ये सारी चीजें। आप पहले चीज को पढ़ते हैं बमन। बमन के लिए इन्होंने लिखा है अभिमंत्रित मदन फल कसाय की 1 मात्रा मधु मोलेटी सेंधा और पानी मिलाकर पीने के लिए देना चाहिए। बमन कराने के लिए जो यूज करने के लिए बोला है वो मदन फल कसाय है। मदन फल कसाय की 1 मात्रा और सहयोग के रूप में साथ में जो बमनोपग होती है, बमन में सहायक होती है, मधु है, मोलेटी है, सेंधव है, पाणित है, इनको मिलाकर पीने को देना चाहिए। जो व्यवहारिक दृष्टि से अपन बात करते हैं तो मदन फल चूर्ण की मात्रा बमनार्थ जो होती है वो 3 से 6 मासा होती है। 12 रत्ती का 1 मासा होता है और कम से कम 3 से 6 मासा बमनार्थ जो है मदन फल की यूज होती है। चूर्ण की अगर हम बमन कराने के लिए मदन फल का क्वाथ यानी काढ़ा यूज कर रहे हैं तो ये मात्रा जो है वो 4 से 8 तोला रहती है। ये क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि ये बुक्स में तो लिखा नहीं है। बुक्स में लिखा है कि बमन द्रव्य पिलाने के बाद में कितने मुहूर्त तक प्रतीक्षा करना चाहिए। तो जब हम बमन द्रव्य पिलाते हैं उसके बाद में 1 मुहूर्त तक प्रतीक्षा की जाती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, कितने टाइम तक जो है बमन बामक द्रव्य पिलाने के बाद में कितने देर तक वेट करते हैं। तो 1 मुहूर्त तक वेट करते हैं। 1 मुहूर्त बराबर 48 मिनट्स होता है। मिनट होता है। उसके बाद में श्वेत का प्रादुर्भाव होने पर क्या समझना चाहिए? दोषों का विलयन। ठीक है, ये जोड़े बनाने के रूप में आते हैं। श्वेत का प्रादुर्भाव होने पर दोषों का विलयन समझना चाहिए। लोमर्स होने का मतलब है दोषों का अपने स्थान से चलना। कुक्षी में आद्यमान होने का मतलब है कुक्षी में पहुंच जाना। और हल्लास और आस श्रवण का मतलब है दोषों का ऊर्ध्वमुखी होना। ये जोड़े बनाने के रूप में आते हैं, तो इनको देखते हैं। श्वेत का प्रादुर्भाव होना, श्वेत जो होता है लिक्विड होता है। किस फॉर्म में होता है? श्वेत लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल, या हिंदी में कहते हैं विलयन। बहुत टिपिकल हिंदी पढ़ते हैं तो लिक्विड को विलयन भी कहते हैं। तो श्वेत का प्रादुर्भाव होने का मतलब है दोषों का घुल जाना, दोषों का विलयन हो जाना। लोम हर्ष में हर्ष आता है। ठीक है, लोम हर्ष होने पर क्या समझना चाहिए? दोषों का अपने स्थान से प्रचलित होना। तो जब कोई व्यक्ति अपने स्थान से प्रचलित होता है यानी जाता है तो अपन उसको हंसी हंसी मतलब हैप्पी 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 होके क्या करते हैं? हर्ष यानी हैप्पी होके, खुश होके क्या करते हैं? टाटा बाय बाय करते हैं। टाटा बाय बाय, फिर आना, है ना। टाटा बाय बाय करते हैं, व्यक्ति को बढ़िया खुशी खुशी विदा करते हैं, कहीं जा रहा होता है कोई। ठीक है, तो टाटा बाय बाय। हर्ष का मतलब दोस्तों का अपने स्थान से चल दिए हैं, अपन टाटा बाय बाय करके बहुत खुश हो रहे हैं। कुक्षी में अद्यमान होना। अद्यमान का मतलब है मान तब बढ़ता है जैसे अपन ने किसी को बुलाया हुआ, बुलाए, अपन ने किसी को रिक्वेस्ट करी हमारे घर पे आना प्रोग्राम में और सामने वाला आ जाए। तो दोस्तों का कुक्षी में अद्यमान का मतलब है दोस्तों का कुक्षी में पहुंचना। तो जैसे अपन कोई बड़ी व्यक्ति को अपने गेस्ट रिक्वेस्ट करें और वो पहुंच जाए तो अपना मान बढ़ जाता है ना। मध्य प्रदेश में एक टाउन भी है जहाँ जिसका नाम कुक्षी है, धार जिले में। तो कुक्षी में अद्यमान होना, इसका मतलब कुक्षी में दोस्त पहुंच गए हैं। और हल्लास और आस श्रवण जो है होने का मतलब है दोस्तों का ऊर्ध्वमुखी हो जाना, ऊपर की ओर आ जाना। यहाँ रहने का तरीका, जब दोस्त जो ऊपर आएंगे तो हल्ला मचाकर ऊपर आएंगे। ये जोड़े बनाने के रूप में कई बार दिल्ली पीएससी वगैरह में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। अपन को कैसे याद करना है, अपन को कौन कौन से जोड़े याद रखना है वो देखते हैं। देखो, श्वेत का मतलब विलयन, श्वेत का दिखना यानी दोस्तों का क्या हो गया? विलयन हो गया, विलयन।
केमिस्ट्री में विलयन यानी कि तरल होता है। लोम हर्ष, हर्ष कब, हर्ष कब अपन उस कब होंगे जब अपन किसी को अपने स्थान से प्रचलित करते हैं, विदा करते हैं। मान कब बढ़ेगा जब अपन अपने कार्यक्रम में पहुंच जाएंगे, पहुंचने से मान बढ़ जाता है। अरे यार, वो हमारे अंबानी के घर शादी हुई थी ना, अनंत अंबानी और राधिका की, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए थे, हल्ला मचा के ऊपर, हल्ला मचा के ऊपर। मैच में आप ऊपर पहुंचते हो ना, विकेट गिरता है तो हल्ला मचाते हो। ठीक इस प्रकार से जोड़े बनाने के रूप में आते हैं। अपन को दिमाग नहीं खर्च करना है कि मीनिंग क्या है। मीनिंग के लिए पूरी जिंदगी पढ़ी, आप पढ़ते पढ़ते समझ जाना। पहले तो एग्जाम को क्रैक करो तो निकालो। इसके अलावा जानू समान ऊंचे बिस्तर पर बिठाएं एवं सहायक मित्रगण जो है पीठ के नीचे से ऊपर की ओर गले और नाभि को दबाएं। तो आमतौर पे क्या होता है, जिसका बमन कराते हैं उसका अपन जो अटेंडर होता है वो एक हाथ माथे पे रखता है व्यक्ति के और दूसरे हाथ को पीठ को रब करता है ऊपर की ओर। इसके अलावा नख करते 2 उंगलियों से कंठ के भीतर स्पर्श करते हुए बमन कराने का प्रेरित करिए। यानी कि जैसे किसी को बमन वॉमिटिंग नहीं हो रही है तो जो उंगलियां जो है वो अपने अंदर की ओर डाल के जीवा के नीचे टच करने से भी वॉमिट हो जाता है। ठीक है, फिर आए रहे बमन के आयोग। आमतौर पर जो बमन की प्रोसेस होती है उसमें पहले अपन सुबह सुबह जो है पहले तो सामने वाले को औसत देते हैं, दूध, पहले तो दूध पिलाते हैं 2 लीटर तक, उसके बाद में औसत देते हैं, फिर वेट करते हैं, फिर मधुएष्टि फांड पिलाते हैं, मधुएष्टि फांड पिलाने के बाद में लवणों तक पिलाते हैं। यानी उस पेशेंट को 2 लीटर दूध, 2 लीटर मधुएष्टि फांड और 2 लीटर लवणों तक, ऐसा वो उल्टी करता रहता है, अपन धीरे धीरे पिलाते रहते हैं। फिर अब बमन के आयोग बताया। बमन के आयोग होने पर बमन के वेगों का किसी कारणवश न निकलना, ठीक है, अथवा केवल औषधि की प्रवृत्ति होना, वायु की प्रतिलोम हो जाना, वायु का नीचे की ओर ना आके ऊपर की ओर आने लगना, दोषों का विभ्रंश या विबंध होना अयोग है ना। बेग जो बेग आते हैं बमन के, उनके बेगों का विभ्रंश या विबंध होना, बेगों का रुक जाना, उल्टा होना, बमन की जगह विरेचन हो जाना, ये सब अयोग के लक्षण है। सम्यक बमन में क्रम से सबसे पहले बमन कफ के लिए कराते हैं तो कफ निकलता है, कफ के अलावा पित्त निकलता है, फिर वायु निकलती है। वायु निकलना अच्छा नहीं माना जाता, पित्तांत बमन ही ठीक होता है ना। बमन के बेगों का स्वयं रुक जाना, बेगों का अपने आप रुक जाना अच्छा माना जाता है। सम्यक बमन में क्रमशः क्या क्या निकलते हैं, क्रमशः पहले कफ निकलता है, उसके बाद में पित्त, फिर वायु निकलती है। बमन का अतियोग, फेनिल रक्त चंद्रिको उपगमन इति अतियोग लक्षणी, झागदार रक्त का निकलना, उसमें चमकती रक्त चंद्रिकाएं दिखना, बमन का अतियोग है। ये झागदार रक्त चंद्रिका, चमकती चंद्रिका, रक्त चंद्रिकाएं दिखना, ये सब शब्द ये बता रहे हैं कि आप कहना क्या चाहते हो। तो बुक राइटर एक जो है आचार्य चरक कहना चाहते हैं फ्रेश ब्लड आना चाहिए। अतियोग में फ्रेश ब्लड आ जाता है। पर ये फ्रेश ब्लड क्या होता है, दूसरा कौन सा ब्लड होता है? दूसरा भी होता है भैया, फ्रेश ब्लड आ जाता है, मतलब कैपिलरीज रप्चर हो जाती है, फ्रेश ब्लड आ जाता है। दूसरा कौन सा होता है, वो रस्टी होता है। रस्टी का मतलब होता है जंगनुमा। ये अल्सर वल्सर होते हैं जब तब आता है। जैसे किसी व्यक्ति को अल्सर है पेट में, उसने अपन को नहीं बताया और अपन ने बमन करा दिया, तो क्या होगा कि अल्सर वाले पेशेंट को ऑलरेडी अल्सर होंगे, यानी कि पेट में घाव होंगे तो घाव भरेगा तो फिर वहां पे हील होने पर उसका जो हील होने पर जो ब्लड रहता है वो रस्टी रहता है, कैसा रहता है, रस्टी रहता है, जंग जैसा रहता है। इसका मतलब पेशेंट ने अपन से झूठ बोला, अपन को हिस्ट्री सही नहीं दी, अपन को सही नहीं बताया कि उसको गैस्ट्राइटिस है, उसको अल्सर है ना, इस कारण से अपन बमन कराने गए, अतियोग में उसको ब्लड आ गया, वो रस्टी ब्लड आएगा। लेकिन हमने बमन में कुछ दवाइयां ज्यादा दे दी, हमने ज्यादा ही है ना, सामने वाले को एकदम मजबूत समझ लिया और वहां हमारी दवाइयों की तीक्ष्णता के कारण है ना, आमाशय की जो भित्तियां हैं वो रप्चर हो गई, और रप्चर होकर वहां से कैपिलरीज से फ्रेश ब्लड आ गया। इसका मतलब है बमन का अतियोग होगा, है ना। बमन का क्या हुआ है, अतियोग हुआ है। फिर बमन के पश्चात एक मुहूर्त पश्चात, मतलब पहले भी अपन ने एक मुहूर्त वेट किया था, बाद में भी एक मुहूर्त पश्चात स्नेक प्रायोगिक या फिर ब्रेचनिक धूमपान कराना चाहिए। एक मुहूर्त पश्चात धूमपान बताया, प्रायोगिक स्नेक ब्रेचनिक धूमपान। फिर आप बमन के बाद में संसर्जन क्रम यानी कि जब भी अपन कोई भी संशोधन कर्म करते हैं तो बाद में अपन अग्निमंद हो जाती है, तो अग्निमंद को वापस से ठीक करने के लिए भोजन को जो है लघुता के क्रम में खाते हैं, यानी सबसे लघु चीज पहले खाते हैं, तो उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। तो संसर्जन क्रम में यहाँ चरक ने पहले यवाहु शब्द यूज किया है, ठीक है।
पहले यवागु किया है, पहले क्रमशः यवागु, फिर बिलेपी, फिर ओदन, फिर यूस, फिर मांस रस का सेवन करना चाहिए। तो चरक संहिता में 2 बार संसर्जन क्रम आता है। सूत्र स्थान में जो आता है ना, चरक सूत्र 15 में जो आता है संशोधन, है ना, संसर्जन क्रम 15 में जो अपन पढ़ रहे हैं, इसमें पहला जो आता है संसर्जन क्रम में वो यवागु आता है। इसके बाद में जब हम चरक सिद्धि स्थान अध्याय फर्स्ट पढ़ते हैं, उसमें जब संसर्जन क्रम बताया गया है, तो वहां पे पहले नंबर पे यवागु नहीं आता है, वहां पे पेया आता है। पेया आता है, फिर बिलेपी आता है, फिर कृतयुस आता है, फिर अकृतयुस आता है। तो ऐसे कैसे, ऐसे कैसे एक ही आदमी के नोट्स में 2 अलग चीजें कैसे हो सकती हैं? सूत्र स्थान में कुछ और बोला है, चरक सूत्र स्थान में कुछ और बोला है, और सिद्धि स्थान अध्याय पहले में कुछ और बोला है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि एक ही व्यक्ति द्वारा बात नहीं बोली जा रही। चरक सिद्धि स्थान जो है वो किसके द्वारा लिखा है? दृढ़बल। इससे सिद्ध भी होता है कि दृढ़बल ने पूरित किया है। एक ही आदमी, एक ही है ना, झूठा आदमी बयान बदलता है, सच्चा आदमी थोड़ा ना बयान बदलता है। एक ही आदमी 2 अलग अलग चीजें जो है कब बोल सकता है? जब दूसरे व्यक्ति ने बताई हो। तो ये दृढ़बल सिद्धि स्थान पूरा दृढ़बल ने पूरित किया है, इसलिए वहां पर संसर्जन क्रम में पहले पिया लिखा आता है। जबकि अपन यहाँ पढ़ रहे हैं सूत्र स्थान में तो सबसे पहले वो यवागु लिखा है। यवागु का प्रयोग करना चाहिए। यवागु के बाद में बिलेपी, फिर ओदन यूज। ओदन यूज यानी दाल चावल। दाल चावल खाओ, फिर नॉन वेज ले सकते हो, मांस रस ले सकते हो। पहले वेज दाल चावल, फिर नॉन वेज। यवागु बिलेपी, पहले वेज फिर नॉन वेज, ऐसे करके बताया है। प्रधान शुद्धि में ये जो हमें यूज करना है वो 7 दिन तक और 12 निकाल तक यूज करना चाहिए चीजें। 12 यूज करेंगे तो हर चीज 3 बार यूज करेंगे, है ना। सुबह बमन हुआ तो शाम को यवागु, फिर अगले दिन सुबह यवागु, फिर अगले दिन शाम को यवागु, है ना। अगर जो है प्रधान शुद्धि हुई है तो हर चीज 3 बार देंगे तो 3 चौको 12 निकाल हो जाएंगे। मध्यम शुद्धि में हर चीज 2 बार दी जाती तो 2 into 4 बराबर 8 निकाल हो जाएंगे। और अल्प शुद्धि में हर चीज 1 बार दी जाएगी। 1 बार यवागु, 1 बार बिलेपी, 1 बार ओदन यूज, 1 बार मांस रस, तो टोटल 4 निकाल आएंगे। इस प्रकार प्रधान शुद्धि में संसर्जन का क्रम जो है 7 दिन तक चलता है। मध्यम शुद्धि में संसर्जन क्रम 5 दिन तक चलता है। और हीन शुद्धि में, अवर शुद्धि में, अल्प शुद्धि में 3 दिन तक चलता है। फिर आप भवन के अतियोग आयोग के उपद्रव, है ना, तो यहाँ पर भी बताया, सिद्धि स्थान में भी पढ़ेंगे, वो समझ में आगे आ जाएगा। वो सिद्धि स्थान में जो बताए गए हैं वो दृढ़बल द्वारा बताए गए। तो यहाँ बमन के जो आयोग अतियोग के उपद्रव बताए हैं, अध्यमान, परिकर्तिका, परिसराव, हृदयोपसरण, अंग ग्रह, जीवादान, विभ्रंश, स्तंभ, किलम, उपद्रव, है ना। टोटल 10 हो जाते हैं। इनको विरेचन, पवन विरेचन व्यापक में काउंट करते हैं, इनकी संख्या 10 हो जाती है। इसमें जीवादान यानी फ्लैश ब्लड का आना, दोषों का विभ्रंश हो जाना, स्तंभ होना, ये सब उपद्रव में काउंट होते हैं। फिर आते हैं विरेचन की विधि। विरेचन में त्रिवत कल्क जो है उसमें एक मात्रा लिखी थी, यहाँ त्रिवत कल्क एक अक्ष मात्रा लिखा हुआ है। अक्ष जो है विविधक को कहते हैं, कर्ष को कहते हैं, है ना। कर्ष मात्रा है, मतलब ये एक त्रिवत कल का एक अक्ष मात्रा जल अथवा किसी द्रव्य में घोल के पिलाना चाहिए विरेचन कराने के लिए। उसके बाद में अगर अतियोग होता है विरेचन का तो मांस या मेद के धोवन के समान में काला ब्लड आता है, मांस या मेद के धोवन के समान जो है काला रक्त निकलता है। फिर संशोधन के लाभ, संशोधन कराने से क्या लाभ है? मलाप रोग हरम बलवण प्रसादनम पीतवा संशोधनम सम्यक आयुषा युज्यते चिरम। यानी संशोधन कराने से मल दूर हो जाते हैं हमारे शरीर से, रोग भी हर हो जाता है, मल दूर हो जाते हैं, रोग दूर हो जाता है, और बलवर्ण का प्रसादन हो जाता है। हमारे शरीर की शक्ति बढ़ जाती है, हमारा कलर बेटर हो जाता है। बलवर्ण प्रसादनम पीतवा संशोधन सम्यक आयुषा युज्यते चिरम, और आयु की प्राप्ति होती है। आयुषा युज्यते चिरम, लंबी आयु की प्राप्ति होती है। ये सम्यक संशोधन के लाभ है। तो हमने बमन विरेचन स्नेहन के सम्यक योग पढ़े या सम्यक संशोधन के भी लक्षण बताए गए। ये लाइन भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है, बलवान, वहां बलवान सुखायुषा लिखा रहता है, शब्द अलग अलग होते हैं, मीनिंग एक ही होता है ना। बलवान सुखायुषा लिखा रहता है।
बुक में चार्ट बनाया वो शेयर कर दूंगा मैं, संसर्जन क्रम का, है ना, बुक में चार्ट बना है, शेयर कर दूंगा। इसके बाद में आते हैं 16वां चैप्टर है चिकित्सा प्रवृत्ति अध्याय। तो चिकित्सा प्रवृत्ति अध्याय में बताया कि चिकित्सा प्राप्त यानी चिकित्सा में प्राप्त होने वाली सभी सामग्रियों का उल्लेख वर्णन इस चैप्टर में किया गया है। चिकित्सा में प्राप्त होने वाली समस्त सामग्रियों उपकरणों, है ना, के बारे में इसमें बताया। चिकित्सा प्रावरत का मतलब होता है चिकित्सा में प्राप्त होने वाली सामग्रियों उपकरणों से युक्त होना, है ना। जहाँ पंचकर्म आता है वहां पे अपन को पंचकर्म के इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, अपन जहाँ बोलते हैं पंचकर्म कराने के लिए पंचकर्म के इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए चैप्टर का नाम है चिकित्सा प्रावृत्ति अध्याय। पवन की पढ़ चुके थे विरेचन की, इसमें फिर से बताया सम्यक विरेचन के लक्षण में लिखा है सम्यक विरेचन होने पर दौर्बल्यम लाघवम गिलानी व्याधि नाम अणुदा रुचि हृदय वर्ण शुद्धि शुद्ध तृष्णा काले वेग प्रवर्तनम भूतेन्द्रिय मना संशुद्धि मारुतस्य अनुलोमता सम्यक विरिक्तस्य लिंगानी काय अग्नि अनुवर्तनम। यानी कि सम्यक विरेचन होने पर दौर्बल्य और लाघवम जो है शरीर में लघुता आ जाती है, दुर्बलता फील होती है, हल्कापन आ जाता है शरीर में, एक प्रकार से बोले तो। व्याधि नाम अणुता, व्याधि छोटी हो जाती है, खाने में रुचि आ जाती है, हृदय और वर्ण की शुद्धि हो जाती है, ये सभी। और बुद्धि इंद्रिय मना शुद्धि, बुद्धि का मन की इंद्रिय की शुद्धि हो जाती है, ये सम्यक विरेचन के लक्षण है ना। अधोमार्ग से वायु का अनुलोमन होने लगता है, मारुतस से अनुलोमता। फिर आते अविरिक्त के लक्षण। अविरिक्त में लिखा है कि स्टीवन हृदय शुद्धि उत्कलेशो श्लेष प्रदेयो अद्यमान आरुचि छर्दी दौर्बल्यम अलाघवम। यहाँ पर भी, यहाँ स्टार्टिंग में दौर्बल्यम लाघवम था, अविरक्त में भी, है ना, यहाँ पर दौर्बल्यम लाघवम शब्द आता है, अलाघवम शब्द आता है, दौर्बल्यम अलाघवम शब्द आता है ना। स्टीवन यानी थूकना, हृदय की अशुद्धि है, हृदय शुद्धि नहीं है, अशुद्धि है, हृदय शुद्धि नहीं है, हृदय अशुद्धि है। दौर्बल्यम नहीं है, अदौर्बल्यम है। लाघवम नहीं है, अलाघवम है। इसके अलावा जंगा उरु सदनम तंद्रा सेस्तेमित्यम हीन सा आगमा, है ना, तंद्रा फील होती है, शरीर में शिथिलता सी फील होती है, जंगा उरु में शिथिलता फील होती है। स्तेमित्य का मतलब होता है गीले कपड़े से, गीले कपड़े पहने रहते तो जैसे हमें फीलिंग आती गीले कपड़े पहने जैसी, उसका मतलब होता है स्तेमित्यता, गीले कपड़े के समान प्रतीति का होना। फिर विरेचन के अधियोग में विड पित्त श्लेष में बाता नाम अनागताम, क्रमशः पहले मल निकलता है, फिर पित्त, फिर श्लेष निकलता है, फिर वायु निकलती है, यानी पहले मल आएगा, फिर पित्त आएगा, श्लेष में आएगा, फिर वायु आएगी, है ना, क्रमशः ये निकलते हैं। यद परम सर्वती यद रक्तम मेदो मांस मेदो मांस के समान रक्त का स्राव होता है, मेदो मांस के समान रक्त का स्राव होता है। तो मेदो मांस के समान रक्त का आना जो है वो क्या है, विरेचन का अतियोग है। क्रम से केवल क्रम से विड पित्त श्लेष में बात के आने के बाद मेदो मांस पदुकम, है ना, मेदो मांस के समान जो है रक्त का आना, वो विरेचन के अतियोग का लक्षण है। इसके अलावा लिखा है नी श्लेष में पित्त उद्गम, बिना कफ या पित्त के जल का आना, और सोनित कृष्णमेव काले रक्त का निकलना, वो भी अतियोग का लक्षण है। इसके अलावा जब अतियोग होता है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, शरीर में से पानी की कमी आ जाती, शरीर में पानी की कमी आ जाती, ज्यादा विरेचन होने से, दस्त लगने से, तो पानी की कमी आ जाने से यहाँ अधिक तृष्णा लक्षण देखने को मिलता है। बात व्यथा, है ना, धातु चाहे वात वृद्धि होने लगती है और मूर्छा भी आने लगती है, ये लक्षण देखने को मिलते हैं। पूरा याद रखने की स्थापना नहीं है। देखो आप पहले तो स्टार्टिंग आएगी तो स्टीवन लिखा है, विरेचन कराने, विरेचन होता मंद कफ में, कफ मंद होगा, जो है भूखने लग जाओगे, है ना। स्टीवन पहला शब्द लिखा है, और अशुद्धि लिखा ना, यहाँ पर भी अशुद्धि है, हृदय अशुद्धि। यहाँ पर भी छर्दी दौर्बल्यम है, ये दौर्बल्यम नहीं है। अद्यमान आरुचि हो, पढ़ के ही लग रहा है कि ये सम्यक विरेचन के नहीं, अविरिक्त के लक्षण है।
बमन विरेचन के बमन के अतियोग के लक्षण, बमन के अतियोग के लक्षण में लिखा है। विरेचन के अतियोग के लक्षण के अलावा दो लक्षण देखने को मिलते हैं, ऊर्ध्वगत वात रोग और वाक ग्रह, है ना। विरेचन के अलावा ऊर्ध्वगत वात रोग और वाक ग्रह, ये दो लक्षण और बढ़ जाते हैं बमन के अतियोग में। विरेचन के अलावा ऊर्ध्वगत वात रोग और वाक ग्रह, ये लक्षण और देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं संशोधन से लाभ। संशोधन के लाभ में लिखा हुआ है कि विशुद्ध कोष्ठ काय अग्नि वर्धते, है ना। विशुद्ध कोष्ठ हो जाता है, यानी कोष्ठ शुद्ध हो जाता है। काय अग्नि यानी अग्नि बढ़ जाती है। व्याधि का उपशमन हो जाता है। स्वास्थ्य, है ना, स्वास्थ्य बना रहता है। यानी संशोधन अच्छे से हो गया तो आप ऑल फिट हो जाओगे। इंद्रिय मन बुद्धि बाण का प्रसादन हो जाता है, अच्छे हो जाते हैं ये। शरीर बल पुष्टि हो, शरीर बल की पुष्टि होती है। वृषता में वृद्धि हो जाती है। जरा का क्षीण लभते, बुढ़ापा देर से आता है और आपका जीवन बढ़ा रहता है। तो काय अग्नि बढ़ती है, व्याधि का उपशमन हो जाता है, कोष्ठ शुद्ध हो जाता है। ये चीजें अपन को थोड़ी ध्यान रखनी है। इंद्रिय मन बुद्धि वर्ण का प्रसादन होता है। फिर ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि दोषा कदाचित कुप्यंती जिता लंघन पाचन जिता संशोधनम ये संशोधनम ना तू ये देशाम पुनर्दवाम, यानी कि लंघन पाचन आदि समन क्रियाओं के करने से दोष एक बार ठीक होने पर दोबारा से प्रकोपित हो सकते हैं। लेकिन संशोधन के द्वारा अपन जिन रोगों को ठीक करते हैं वो एक बार ठीक होने के बाद दोबारा नहीं होते हैं। उनका पुनरुद्भव नहीं होता है। पंचकर्म से अपन कराते हैं, है ना। संशोधन से अपन जिता संशोधन नहीं तू ना तेसाम पुनरुद्भव, दोबारा उत्पन्न नहीं होते। जैसे स्किन डिसीज है, आपने स्किन डिसीज में खतरा रेस्ट पी लिया, आरोग्य बदनी बटी खा ली, गोली मलहम लगा ली, एक बार ठीक हो गई, लेकिन वो दोबारा हो सकती है। आपकी इम्यूनिटी ठीक से वीक हुई, इन्फेक्शन के संपर्क में आया तो स्किन डिसीज दोबारा हो जाती है। लेकिन अगर एक बार आपने पंचकर्म के द्वारा बमन कराया, विरेचन कराया, रक्त मोक्षण कराया, पूरे शरीर की संशुद्धि कराने के बाद में जो है आपकी स्किन डिसीज एक बार ठीक होगी तो दोबारा उत्पन्न नहीं होगी। तो ये इसका लाभ है। ये श्लोक बोला जाता है, इंटरव्यू में बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। दोषा कदाचित कुप्यंती जिता लंघन पाचने जिता संशोधने ना तू ना देशा पुनर्दवा। बमन विरेचन अतियोग की चिकित्सा। अतियोग अनुबद्धा नाम सर्पीपानम प्रशस्यते। बमन विरेचन के अतियोग में सर्पीपान यानी घृतपान करना चाहिए, है ना। सर्पीपान चिकित्सा बताइए। इसके अलावा तेलम मधुर के सिद्धि, मधुर औषधियों से सिद्ध तेल का प्रयोग करना चाहिए, अथवा अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। तो बमन विरेचन के अतियोग में भी बस्ती यूज होती है। कौन सी बस्ती यूज होती है? अनुवासन बस्ती। इसके अलावा सर्पीपान है और मधुर औषधि सिद्ध तेल का पान है। तेल घी और अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। बमन विरेचन का अयोग है तब क्या करना चाहिए? यस्य तो अयोगस्य स्निग्ध पुनः संशोधित, स्निग्ध स्नेहन करा के फिर से संशोधन कराना चाहिए। ठीक है। इसी चक्कर में जो है स्वावोपरामवाद का वर्णन है ना। स्वावोपरामवाद का वर्णन है। स्वावोपरामवाद क्या होता है? एक कंसेप्ट है जो कि ये मानता है कि भाव पदार्थ की उत्पत्ति में तो कारण होता है लेकिन उसके विनाश में कारण नहीं होता है। तो इसको कारण निरपेक्ष विनाश भी कहते हैं। जैसे कोई बीमारी होती है तो उसका रीजन अपन को पता होता है। कई बार कोई बीमारी अपने आप ही ठीक हो जाती है ना। तो स्वावोपरामवाद कहते हैं इसको। स्वावोपरामवाद जो है बौद्धों का मत है, यानी बौद्धिक जो बौद्ध दर्शन है उससे मैच करता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। स्वावोपरामवाद जो है वो कौन से दर्शन से प्रभावित है, कौन से दर्शन में मान्य है? तो बौद्ध दर्शन से संबंधित है स्वावोपरामवाद। चक्रवाणी ने कहा है स्वभावात विनाश कारण निरपेक्ष उपरमो विनाशः स्वावोपरम, यानी कि भाव पदार्थ की उत्पत्ति में तो कारण होता है किंतु उनके नाश में कारण नहीं होता है। कोई चीज डेवलप होती है तो उसके पीछे तो कोई ना कोई रीजन होता है, नष्ट अपने आप भी हो जाती है। इसी को जो है स्वावोपरमवाद, इसका मतलब होता है स्वभावेन निरोध, स्वभाव से निरोध बोला गया इसको। ये भी एग्जाम के क्वेश्चन है। तो ये श्लोक किसका है? चक्रपाणी का। ये पूछा गया है ना। स्वावोपरमवाद का क्या मतलब होता है? स्वभावेन निरोध, ये भी पूछा गया है। फिर आचार्य कहते हैं जायन्ते देशे वैषम्यात् विस्मा दे धातुआ हेतु साम्यात् तस्मात् हेतु साम्यात् समास तेसाम स्वावोपरम सदा। ये श्लोक भी पूछा गया जामनगर 2007 में। पूरी लाइन आई, जायन्ते हेतु वैषम्यात् विस्मा दे धातुआ हेतु साम्यात् समस्तेसाम स्वावोपरम, है ना। ये भी जामनगर में पूछा गया स्वावोपरम श्लोक आता है। इसका मतलब क्या है? देह की धातुएं अपने उत्पादक कारणों की विषमता से विषम होती हैं। यदि उनके उत्पादक कारण सम रहते हैं तो सम रहती हैं। जिन कारणों से कोई देह की धातु उत्पन्न होती है
अगर वो सम रहते हैं तो धातुएं भी सम रहती हैं। इन धातुओं का स्वभाव से अपने आप विधिक्षण विनाश होता जाता है ना। धातुओं का ये मतलब एक ना एक दिन सबको बूढ़ा होना है, सबको सबके जीवन का अंत होना है। उत्पत्ति में तो कारण होता है, विनाश में कोई कारण नहीं होता, ये मतलब रहता है इस चीज का। दूसरा श्लोक है प्रवृत्ति हेतु भावानाम न निरोधे अस्ति कारणम कैचित तत्रापि मनते हेतु हेतु वर्तनम। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है, हेतु हेतु वर्तनम किससे संबंधित है? ये हेतु हेतु वर्तनम स्वावपरमवाद से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है ना, स्वावपरमवाद से संबंधित है हेतु हेतु वर्तनम। ज्यादा अपन को दिमाग नहीं लगाना, 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं को समझना है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको पीजी में बहुत टाइम मिलेगा, प्राप्त करते रहे। इधर आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनता है, स्वावपरमवाद यानी कारण निरपेक्ष विनाश को कहते हैं, कौन से दर्शन से प्रभावित है, बौद्ध दर्शनों का मत है ना। ये वाला श्लोक किसका है? कारण निरपेक्ष विनाश वाला, विनाश कारण निरपेक्ष वाला चक्रपाणी का श्लोक है। स्वावपरमवाद शब्द का मतलब क्या होता है? स्वभावेन निरोध, है ना। फिर श्लोक ध्यान रखना है ये वाला। और हेतु हेतु वर्धनम, है ना, ये भी एग्जाम में पूछा गया, ये भी स्वावपरमवाद से संबंधित है। तो चिकित्सा प्रविधि चैप्टर है, तो लास्ट में चिकित्सा के बारे में भी परिभाषा फिर से यहाँ पे दी गई है। इससे पहले अपन ने खुट्टाल चतुष्पादी अध्याय में पढ़ी थी, इस चैप्टर में फिर से दी गई है। चिकित्सा के लिए लिखा है या भी क्रिया जानते शरीरे धात्वा समा सा चिकित्सा विकारणम कर्म तद भैस्याम मतम। जिन क्रियाओं के द्वारा शरीर की धातुएं सम हो जाती हैं वह क्रिया रोगों की चिकित्सा कहलाती है ना। अतः धातुओं को सम करना ही वैद्य का कर्म है। या भी क्रिया जानते शरीरे धात्वा सम, जिन क्रियाओं के द्वारा शरीर की धातुएं क्या की जाती हैं? सम की जाती हैं, उसी को सा चिकित्सा, उसी को चिकित्सा कहते हैं। और वो विकार होने पर विसर्ज यानी वैद्य का जो है वो क्या है? कर्म है। विकारणा कर्म तद भैस्याम मतम। ठीक है, तो 3 जगह हम चिकित्सा की परिभाषा पढ़ते हैं। एक बार हमने चरक सूत्र अध्याय 9 में पढ़ ली, है ना, जिसकी थी विकारो धातु वैसे हमें सुसम आरोग्यम विकारो दुख में उपचार, है ना। तो चरक सूत्र अध्याय 9 में भी चिकित्सा की परिभाषा है और चरक सूत्र अध्याय 16 में भी है। जैसे एक सामान्य चिकित्सा होती है, पंचकम चिकित्सा होती है। 2 बार चिकित्सा की परिभाषा पर पढ़ने को मिलती है, 16वें अध्याय में और 9वें अध्याय में अभी तक। इसके बाद में निदान में भी आएगी, निदान के 8वें चैप्टर में भी आएगी। 3 बार अपन चिकित्सा की परिभाषा पढ़ेंगे। चरक निदान अध्याय 8 में भी आएगी। 3 बार अपन चिकित्सा की परिभाषा चरक में पढ़ते हैं। ठीक है, तो 16 चैप्टर देखना था आज। अब कई लोगों को संसर्जन क्रम नहीं आ रहा है, मैं चार्ट बना देता हूँ। बेसिक चीजें हैं ये तो यार, मेरे को लगता है कि जो EMS में आते हैं उनको सबको पता होना चाहिए संसर्जन क्रम क्या होता है। देखो ये यहाँ पर दिन निकाल देते हैं अपन। ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, ये तीसरा दिन है, ये चौथा दिन है, ये 5वां दिन है, ये 6ठा दिन है, ये 7वां दिन। ठीक है, पहले दिन जैसे सामने वाले का पहला 10 दिन है, ये दिन हो गए। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन हो गया, 6ठा दिन हो गया, ये 7वां दिन हो गया। तो हम प्रधान शुद्धि के हिसाब से समझते हैं। प्रधान शुद्धि में क्या करना पड़ेगा अपन को? अच्छे वेग आए हैं, प्रधान शुद्धि हुई है, तो सुबह प्रातः और साय में बांटते हैं। ये प्रातः हो गया, ये प्रातः हो गया, पहले दिन का प्रातः, और पहले दिन की शाम, ये शाम का हो गया। तो पहले दिन प्रातः क्या कराया अपन ने? बमन। तो शाम को क्या खिलाने को देना है? यवागु। दूसरे दिन भी सुबह यवागु प्रधान शुद्धि के लिए, और दूसरे दिन शाम को भी यवागु। 3 टाइम हो गया ये यवागु। यवागु कितने टाइम हो गया? 3 टाइम हो गया। ठीक है, उसके बाद में तीसरे दिन सुबह जो है बिलेबी, सूर्य स्थान के हिसाब से बता रहा हूँ। फिर बिलेबी, फिर बिलेबी, चौथे दिन सुबह। 3 अन्न काल हो गए। अब इसके बाद में जो अपन ने लिखा था ओदन प्लस यूज, ओदन यूज चौथे दिन शाम को। 5वें दिन फिर ओदन और यूज, फिर ओदन और यूज। हर आइटम 3 बार रिपीट होगा। 6ठे दिन क्या लिखा था? मांस रस, है ना। 6ठे दिन मांस रस, सुबह मांस रस 6ठे दिन। 7वें दिन मांस रस, है ना। फिर 6ठे दिन के बाद में 7वें दिन सुबह मांस रस, और फिर, है ना, 7वें दिन शाम को जो है सामान्य आहार पे आ जाएंगे बस।
ऐसे करके ये प्रधान शुद्धि का है। इसमें ये बाबू जो है आपने टोटल कितने बार दिया? 3 बार। विलेपी आपने कितनी बार दी? टोटल 3 बार। ठीक है। इसके अलावा आपने ओदन और यूज कितना दिया? 3 बार। फिर मांसरस कितने बार दिया? 3 बार। कितना हो गया ये? 12 निकाल हो गया ये। यार मतलब मुझे तो ये तो सब लोग हॉस्पिटल में जब ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी डॉक्टर की ड्यूटी करते होगे आप लोग, हॉस्पिटल में हाउस जॉब चलता है, मतलब इंटर्नशिप चलती है, तो ये तो सब मरीज को चार्ट बना के देते होगे आप लोग, नहीं देते हो? ये प्रधान शुद्धि का है। आगे समझ में कि मध्यम शुद्धि का भी बनाओ? आगे आगे मतलब मैं प्रधान शुद्धि का समझाया है कि ये मध्यम में आएगा, तो मध्यम में हर चीज 2 बार ही होगी, केवल 2 बार एवागू होगा, 2 बार बिलेपी होगी, 2 बार ओदन यूज होगा, 2 बार मांसरस होगा, तो वो 5 दिन में ही खत्म हो जाएगा। टेस्ट 1 से 20 का ही होगा भाई। टेस्ट ऐसे अपन ऐसे एक संहिता नहीं पढ़नी है, अपन को एक ही स्थान नहीं पढ़ना है। अगर हम चरक संहिता 3 मतलब 2.5 महीने में खत्म करते हैं, तो 2.5 महीने हमें सुश्रुत चाहिए, फिर एक 1.5 महीने अपन को अष्टांग चाहिए। अप्रैल में तो आपकी एग्जाम है, जुलाई खत्म हो गया है, 5 महीने बचे हैं इस साल के, और 2 महीने अगले साल के। 7 महीने में अपन को पूरी संहिताएं पढ़नी है, पूरे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। इतना स्लो नहीं पढ़ सकते। कल अपन एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, 1 से 20 का ही टेस्ट होगा। टेस्ट होगा 1 से 20 का। मांस क्या होता है? प्रोटीन होता है यार। ऑप्शनल में दूसरा प्रोटीन सोर्स दे दो, कोई भी ऐसा खाना दे दो जिसमें प्रोटीन हो। पनीर दे दो, सोया दे दो। कल का टाइमिंग एक्स्ट्रा रहेगा, कल 7 बजे से क्लास लगेगी, क्योंकि मुझे 20 चैप्टर कंप्लीट कराने हैं। एक दिन क्या अपना ऑफ हो गया पेपर सॉल्व करने में, इसलिए अपन टाइम टेबल से पीछे चल रहे हैं। देखो यार, पीएससी लाइफ में एक बार आती है। जब मुझे पेपर देना था जिलाधिकारी का और विशेषज्ञ का, मुझे मालूम था कि मैं एग्जाम दूंगा तो 100% सिलेक्ट हो जाऊंगा, है ना। मुझे बस एग्जाम देना है, मेरा सिलेक्शन श्योर है। लेकिन मैंने कहा इस पहले तो लिखित परीक्षा में सिलेक्ट होना है, उसके बाद में इंटरव्यू ही होता है। मुझे इतने नंबर लेके आने हैं कि इंटरव्यू में 0 भी दे दे तो भी सिलेक्शन होना चाहिए मेरा। ये थीम बनाई थी मैंने जब मैं अपनी एग्जाम देता हूँ, कि इंटरव्यू में मुझे 0 भी दे दे तो भी मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। इसका मतलब लिखित परीक्षा में मुझे इतने नंबर लेके आ जाना है कि इंटरव्यू उसके सामने कुछ मायने रखता ही नहीं हो। तो आपको अच्छा पढ़ना है, क्योंकि इसके बाद में आपको सब्जेक्टिव एग्जाम भी देनी है। तो सब्जेक्टिव में क्या लिखोगे? 2 लाइनें लिखोगे क्या? टाइम तो बहुत है कि एक दिन में आप आराम से एक 3 दिन में आराम से एक सब्जेक्ट खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल 7 बजे से क्लास रहेगी। कल अपन को 4 चैप्टर पढ़ने हैं। हरियाणा की तो सुबह लगी रही, मॉर्निंग में क्लास है। हरियाणा वालों की सूरत की क्लास सुबह रहेगी, हरियाणा की केवल। यूपीएससी एग्जाम की डेट अभी नहीं आई है, जो एग्जाम जब आएगा उसको तभी फोकस करेंगे। अभी एग्जाम की डेट नहीं आई। अपन जो यूपीएससी के लिए भी तो संहिता पढ़ ही रहे ना अपन।